नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कितने साल का टाइम पीरियड ज़रूरी है, मतलब कितने साल की सर्विस ज़रूरी है, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र क्या होता है और इसमें किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से दोस्तों आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे यानी कि अपनी मन चाही जगह पे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर बात करते हैं पहले ट्रांसफ़र का कि ट्रांसफ़र क्या क्या प्रावधान होता है रेलवे के अंदर। देखो रेलवे में बेसिकली जो ट्रांसफ़र होता है ना, दो तरीके से आपका हो सकता है। एक आपका खुद के अनुरोध पर, जिसको बोलते हैं ऑन रिक्वेस्ट, मतलब आपके खुद के अनुरोध पर, और दूसरा होता है भाई प्रशासनिक तौर पर। प्रशासनिक तौर पर कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है प्रमोशन होता है, तो जब प्रमोशन होता है तो भाई जिस कैडर में आपका प्रमोशन होता है, जैसे मैं बात करूं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ग्रुप डी के अंदर 1800 पे ग्रेड की होती है, तो 1800 पे ग्रेड से आप 1900 में जाएंगे, फिर 1900 से 2400 में जाएंगे और 2400 पे ग्रेड से 2800 पे ग्रेड में जाएंगे। अब चूंकि हर एक यूनिट होती है, हर एक स्टेशन होता है, वहाँ पर कैडर फिक्स होता है। 2800 का कितने व्यक्ति होने चाहिए और 2400 कितने व्यक्ति होने चाहिए, वो एक कैडर होता है। लेकिन जैसे आपके 2800 लगती है, 2400 लगती है, 1900 लगती है, तो आपके स्टेशन पर कैडर तो ऑलरेडी फुल होगा या होगा भी। जैसे आपके 4-5 लोगों के 2800 2400 लग गई तो वहाँ पर कैडर ऑलरेडी फुल है, तो उस स्थिति में आपका ट्रांसफ़र उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कर दिया जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे तरीके के ट्रांसफ़र की, जिसमें आप खुद के अनुरोध पर, खुद के रिक्वेस्ट पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र दो प्रकार से लिया जा सकता है, एक होता है इंटर रेलवे, एक होता है इंटर डिवीजन। हाँ, हालांकि दोस्तों आजकल एक इंट्रा डिविजनल भी रेलवे इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इंटर रेलवे क्या होता है। इंटर रेलवे का मतलब जब आप एक रेलवे जोन से दूसरे जोन में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं NWR में पोस्टेड हूँ और मैं जाना चाहता हूँ SWR में, ईस्टर्न रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में, WR में, तो इसको बोलते हैं इंटर रेलवे। मतलब एक जोन से दूसरे जोन में जाना, एक जोनल रेलवे से दूसरे जोनल रेलवे में जाना, तो इसको दोस्तों बोलते हैं आपके इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। एक होता है इंटर डिवीजन, मतलब कि जब आप एक जोन में हो और एक जोन में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। जैसे मैं NWR की बात करूं, NWR के अंदर दोस्तों 4 डिवीज़न हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। अगर आप एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अजमेर पोस्टेड हूं और मैं जयपुर जाना चाहता हूं और जयपुर का मैं ऑन रिक्वेस्ट लगाना चाहता हूं, जयपुर ट्रांसफ़र के लगाना चाहता हूं, दोस्तों ये मुझे जो एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र। लेकिन एक और दोस्तों होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा डिवीज़न। ये क्या है, जब आप एक डिवीज़न में, जैसे मैं अजमेर डिवीज़न की बात करूं तो अजमेर डिवीज़न में बहुत सारे स्टेशन हैं। उसमें जैसे बात करूं तो इधर भीलवाड़ा से लेके अजमेर तक, उधर आपका पुष्कर लाइन इसमें आती है, उदयपुर सिटी वाली लाइन आती है और फिर ये गुजरात पालनपुर वाली लाइन आती है। तो अगर मान लीजिए मेरे को कहीं दूर पोस्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ऐसा स्टेशन पर आना चाहता हूँ जहाँ से मेरा घर नज़दीक पड़े, तो मैं आ सकता हूँ। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रा डिविजनल, मतलब एक सेम डिवीजन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना, इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों इंट्रा डिविजनल। ये दोस्तों रेलवे ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको मिनिमम सर्विस पीरियड कितना चाहिए होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इंटर रेलवे ट्रांसफ़र चाहते हो ना, एक जोन से दूसरे जोन, तो दोस्तों आपको 5 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए होगी। लेकिन अगर आप इंटर डिवीज़न या इंट्रा डिवीजन अगर आप ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कोई मिनिमम सर्विस टाइम पीरियड नहीं चाहिए। यानी कि आप जैसे रेलवे में ज्वाइन करते हो, आपके HRMS ID, आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर जनरेट हो जाते हैं और आप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये ट्रांसफ़र लगा सकते हो, कोई मिनिमम सर्विस आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र है, मतलब एक जोनल रेलवे से दूसरे जोनल रेलवे में जाने के लिए रेलवे बोर्ड ने दोस्तों कुछ यहाँ पर छूट दी गई है, कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, देखिए पहला, आप दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू जा सकते हैं, उसमें आपको मिनिमम सर्विस पीरियड की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ लेते हो जो आपकी जगह आना चाहते हैं और आप उसकी जगह जाना चाहते हो, तो दोस्तों उसमें मिनिमम सर्विस पीरियड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पे रेलवे को दोस्तों मैन पावर का लॉस नहीं होता है। एक कैंडिडेट जा रहा है, उस जगह दूसरा यहाँ पर मिल रहा है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में अलग से अभी बात करूँगा थोड़ी देर बाद में। तो एक तरीका तो ये है, अगर आप एक रेलवे से दूसरे जोनल रेलवे में जाना चाहते हो, 5 साल की सर्विस नहीं है, तो पहला तरीका ये है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप दोस्तों स्पाउस कोटा से जा सकते हैं। स्पाउस कोटा क्या होता है, जैसे आप ऑलरेडी रेलवे में हो,
अगर आप फीमेल हैं और आपका जो हस्बैंड है अगर वो भी मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है, तो इसमें रेलवे में एक अलग प्रावधान होता है जिसको बोलते हैं स्पाउस कोटा। मान लीजिए आप एक मेल हैं, आप रेलवे में हैं और आपका जो फीमेल पार्टनर है ना, यानी कि आपकी जो वाइफ है वो भी अगर दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो दोस्तों रेलवे का अलग से प्रावधान है कि वो स्पाउस कोटा के तहत आपका ट्रांसफ़र कर सकता है और इसके लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ता है और फिर इनका अलग से कोटा बनता है, इनकी अलग रैंकिंग बनती है और ऑन रिक्वेस्ट मामले में सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि स्पाउस कोटा को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। अगला तरीका है कि अगर आपका कोई बच्चा है जो डिसेबल है, मतलब विकलांग आपका बच्चा है, दिव्यांग कोई बच्चा है और उसकी देखरेख आप खुद करते हो, तो भी दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस की ज़रूरत नहीं है। आप बिना 5 साल की सर्विस कंडीशन के ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र इंटर रेलवे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं, यानी कि खुद अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, तो भी दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस पीरियड नहीं चाहिए होगी। आप दोस्तों इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। बाकी इंटर डिवीज़न और इंटर डिवीज़न में तो कोई टाइम पीरियड की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन इंटर रेलवे के अंदर मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पास 5 साल की सर्विस नहीं है, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू, आप स्पाउस कोटा के थ्रू, आप दोस्तों PWD कैंडिडेट हैं तो लगा सकते हैं और आपका बच्चा विकलांग है तो भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। इन 4 तरीके से आप इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं, भले ही आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई हो। अभी और बात करते हैं कि ये पावर किसको है कि वो आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्लियर कर दे। देखो पहले यहाँ पर पावर GM सर को था, लेकिन आजकल जो पावर है ना वो DRM सर को दिया गया है कि अपने जो भी डिवीज़न है उस डिवीज़न के अंदर जो भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लग रहे हैं उनको दोस्तों यहाँ पर जो DRM है वो दोस्तों यहाँ पर कंसीडर करेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो कुछ केसेस में AGM सर का अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर आपका जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है वो वहाँ पर क्लियर किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशंस की। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो जैसे 1800 पे ग्रेड में आप इनिशियली भर्ती होते हो, 1800 पे ग्रेड में भर्ती होते हो तो 5 साल तक नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ पर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र नहीं लगा सकता। या मान लो कि इंटर रेलवे की बात छोड़ते हैं, इंटर डिवीज़न की बात करते हैं, इंटर डिवीज़न भी इतना जल्दी क्लियर नहीं होता। तो मान लीजिए आपको 4-5 साल रेल सेवा करते हुए हो गए और फिर मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र लगा रखा, आपका ट्रांसफ़र क्लियर हो गया, मान लीजिए 5 साल की सर्विस हो गई आपकी और 5 साल बाद में आपने जो भी रिक्वेस्ट लगा रखी थी वो आपकी क्लियर हो गई, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? देखो इस स्थिति में 5 साल की सर्विस में आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, आपका प्रमोशन होगा और हो सकता है जब आप 1800 पे ग्रेड में हो तो आपको 1900 पे ग्रेड लग जाए, या इंडियन डिपार्टमेंट में तो आपका 2400 पे ग्रेड लग जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में दोस्तों ये होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से जिस पे ग्रेड में आप आए थे उसी पे ग्रेड में आपका ऑन रिक्वेस्ट क्लियर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी सीनियरिटी है वो यहाँ पर लूज़ हो जाएगी अगर आप एक इंटर रेलवे से दूसरे इंटर रेलवे में जाते हो या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाते हो। यानी कि आप 1800 पे ग्रेड में आए हो और भले ही आपने 5 साल सेवा की, 2400 पे ग्रेड आपके लग गई, 2800 लग गई, जो भी आपके लग गई, लेकिन आप ऑन रिक्वेस्ट के माध्यम से इंटर रेलवे ट्रांसफ़र चाह रहे हो या इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो आपकी जो सीनियरिटी है 1800 पे ग्रेड ही होगी। यानी कि आपको जो वेतन मिलेगा 1800 पे ग्रेड के हिसाब से मिलेगा। यानी कि जिस डायरेक्ट कोटा से आप भर्ती होकर आए हो रेलवे के अंदर, उसी कोटा के अंदर दोस्तों आपको लिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इंट्रा डिविजनल जो होता है ना, इसमें कुछ अपवाद हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर उनकी दोस्तों सीनियरिटी है ना वो डिवीज़न लेवल पे बनती है। सीनियरिटी का क्या मतलब है? सीनियरिटी का मतलब है कि आपसे कौन सीनियर है, आपसे जूनियर कौन है पूरे डिवीज़न के अंदर। तो कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों आपकी सीनियरिटी डिवीज़न लेवल में बनती है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि आप एक डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हो तो आपकी सीनियरिटी वही रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती। अब सीनियरिटी का क्या फ़ायदा है? सीनियरिटी का फ़ायदा है कि जब भी प्रमोशन का नंबर आता है वो सीनियरिटी के बेसिस पे आता है, भाई कौन सीनियर है उसको पहले प्रमोशन यहाँ पर मिलेगा। हालांकि उनमें डी एंड AR केसेस वगैरह देखे जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर ADL लेवल पर आपकी सीनियरिटी बनती है। जैसे अभी जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन की जो सीनियरिटी होती है वो ADL लेवल में बनती है। तो ADL के अंदर 10, 15, 20 स्टेशन होते हैं। अगर उन स्टेशनों पे आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपकी सीनियरिटी सेम ही रहती है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो JEE में भर्ती हुआ और JEE से वो बन गया SSC, और जब उसने ऑन रिक्वेस्ट लगाया, ऑन रिक्वेस्ट का क्लियर हो गया, तो क्या वह
ऑन रिक्वेस्ट के माध्यम से एसएससी बनेगा या जेई बनेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से जो पे ग्रेड में वो भर्ती हुआ है, ऑन रिक्वेस्ट के माध्यम से जब वो जाएगा, उसकी सीनियरिटी लॉस होगी इंटर रेलवे में और इंटर डिवीजन में, तो दोस्तों उसको वही 4200 पे ग्रेड यानी कि जेई की जो सीनियरिटी है उसी में ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि एसएससी। यानी कि उसका ट्रांसफ़र जब किया जाएगा, उसको रिलीव किया जाएगा, तो उससे लिखित में लिया जाएगा कि भाई आपको 4200 पे ग्रेड में ही भेजा जाएगा, भले ही वो 4600 पे ग्रेड में आ गया हो, एसएससी बन गया हो। और एक चीज़ और कि वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जो भी आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको जो है यहाँ पर सीनियरिटी लॉस हो जाएगी और आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रोसीजर अपना सकते हैं, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए। तो देखो, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए पहले यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसीजर थी, लेकिन दोस्तों आजकल रेलवे ने बहुत ही सिंपल कर दिया है। आप HRMS ऐप, वेबसाइट है, ऐप है, उसके माध्यम से घर बैठे ही ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकते हो। HRMS ऐप के माध्यम से जब आप जाएंगे, मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों, वो जल्द ही पब्लिश हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। वहाँ पर मैं आपको लाइव करके बताऊँगा किस प्रकार से आप दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे कैसे वो किसके पास जाता है, क्या क्या आपको साथ में अटैच करने पड़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं, वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो प्रोसीजर मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा किस प्रकार से आपका HRMS के माध्यम से ऑनलाइन लगाया जाता है। पहले ऑफलाइन था, वो प्रोसेस खत्म हो गई है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट ने HRMS के माध्यम से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा दिया या डिविजनल पे ऑन रिक्वेस्ट लगा दिया, तो पहले किसका ट्रांसफ़र होगा, क्या प्रोसीजर अपनाती है रेलवे। तो देखिए, रेलवे क्या करती है, जिस डेट को आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसके आधार पर एक लिस्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सबने अलग अलग कैंडिडेट ने अलग अलग डेट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो पहले ट्रांसफ़र किसका होगा, जिसने सबसे पहले अप्लाई किया है, जिसने सबसे पहले ऑन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई किया है, वहीं से आपकी लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर सीनियरिटी बनेगी, और जिसने पहले लगा रखा है उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर पहले किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे क्या होता है, जैसे सीनियरिटी तो बन गई, सीनियरिटी में मान लीजिए कि जैसे 100 लोगों को भेजना है, तो कंसर्न अथॉरिटी जिस डिवीज़न में भेजना है कैंडिडेट यहाँ से या जिस भी जोनल रेलवे में भेजना है, तो अगर वो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो एक्सेप्टेंस देती है कि हाँ भाई भेज दीजिए, तो ही आपको यहाँ पर से रिलीव किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दोस्तों मिनिमम टाइम पीरियड क्या है। देखो, मिनिमम टाइम पीरियड ये है कि यहाँ पर बहुत सारा, देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3-4 कैंडिडेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आप नए भर्ती हुए और नए भर्ती हो दोस्तों आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट ने ऑन रिक्वेस्ट लगा दी, 3 कैंडिडेट ने ऑन रिक्वेस्ट लगा दी, लेकिन उन 3 कैंडिडेट में से जो फर्स्ट नंबर का था वो नहीं जाना चाहता, सेकंड नंबर का नहीं जाना चाहता, और आपका नंबर थर्ड नंबर पे सीनियरिटी में, तो फिर क्या किया जाएगा। तो दोस्तों 3 महीने का टाइम उस कैंडिडेट को दिया जाता है, नंबर 1 और नंबर 2 को, और अगर फिर भी वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है जाने के लिए, तो उसका क्लियरिफिकेशन मना कर दिया जाता है, मतलब उसको नहीं भेजा जाता, और फिर आप जो तीसरे नंबर पे हो उसको दोस्तों यहाँ पर भेज दिया जाएगा। मतलब 3 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर उसका जो सीनियर है, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर तीसरा है सीनियरिटी पे, और मेरे से ऊपर जो कैंडिडेट नंबर 1 कैंडिडेट नंबर 2 है वो नहीं जाना चाहते, तो 3 महीने का टाइम को दिया जाता है, और फिर दोस्तों मेरे को यहाँ पर रिलीव कर दिया जाता है, सीनियर अगर नहीं जाना चाहता है तो ये दोस्तों आपका हो गया ऑन रिक्वेस्ट का, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में इन शॉर्ट। तो देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या है, सेम कैडर का होना चाहिए और सेम पे ग्रेड का होना चाहिए, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ लेते हो, यानी कि आपकी जगह वो जाना चाहता है और उसकी जगह आप आना चाहते हो, म्यूचुअल का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल में जैसे मान लीजिए आप 2018 का कोई बैच का कैंडिडेट है, वो आपने ढूंढ लिया और आप 2019 वाले बैच के हो, तो जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेंगे तो सबसे बड़ा डाउट आपका मन में हो सकता है कि उनकी सीनियरिटी का क्या होगा, क्योंकि जो 18 वाला कैंडिडेट है हो सकता है कोई 1900 पे ग्रेड लग गई हो और आप जाएंगे 1800 में, तो मान लीजिए वो 1900 पे ग्रेड नहीं लिया, वो 1800 में है, लेकिन सीनियरिटी तो उसकी ज़्यादा होगी ना, उसको 3-4 साल हो गए हैं रेल सेवा करते करते, तो उसकी सीनियरिटी का क्या होगा। तो इस स्थिति में 2 कैंडिडेट जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनमें जो भी जूनियर होगा उसकी सीनियरिटी दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मतलब एक 2018 वाला बैच का कैंडिडेट है, एक आप 2019 वाले बैच के हैं, तो जब आप आपस में म्यूचुअल करते हो तो आपकी सीनियरिटी 2019 वाले कैंडिडेट की ही लगेगी, दोनों के सेम,
ठीक है। तो इसमें आपको सीनियरिटी का लॉस हो जाता है, जो भी यहाँ पर सीनियर कैंडिडेट है उसका लॉस होगा, कि जूनियर को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब आगे बात करते हैं। देखो, मान लीजिए आपने ऑन रिक्वेस्ट लगा दिया, ऑन रिक्वेस्ट आपका मान लो 10 साल में क्लियर हो गया, 10 साल में आपके 2400 पे ग्रेड लग गई। अब क्या होगा भाई, 2400 पे ग्रेड आपके लग गई, लेकिन आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो क्या आप 2400 पे ग्रेड में ही वहाँ पे जाओगे? नहीं दोस्तों, डायरेक्ट कोटा से जिस पे ग्रेड में पे स्केल में आप आए हो उसी पे ग्रेड में आपका ट्रांसफ़र होगा। मतलब 1800 पे ग्रेड में ही आपको इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर किया जाएगा, और इसमें आपको लिख के देना पड़ेगा एक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आपने ऑन रिक्वेस्ट वो आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा दिया, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है आपने लगा दिया, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होगा, एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होने के बाद आप दोस्तों रिवर्ट नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने के बाद वो अपनी अपनी जगह पे चले गए। उसमें भी प्रावधान ये है कि पहले सीनियर कैंडिडेट को यहाँ पर छोड़ा जाता था, हालांकि रेलवे बोर्ड ने अब स्पष्ट किया कि भाई 1 वीक के अंदर दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर छोड़ा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए दोनों ट्रांसफ़र होकर चले गए, लेकिन उनका जो भी है वापस आना चाहते हैं एक दूसरे जगह, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि नो बैक ट्रैक, आप वापस नहीं आ सकते। और लास्ट में बताना चाहूँगा स्पाउस कोटा के बारे में। तो स्पाउस कोटा क्या होता है कि भाई जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर भी दोस्तों आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना 5 साल की कंडीशन के। उसमें क्या है, इनका एक कोटा होता है जिसको बोलते हैं स्पाउस कोटा। स्पाउस कोटा में अलग से इनको मान सकते हैं, इनका अलग से चार्ट बनता है, और स्पाउस कोटा के माध्यम से जल्द आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑन रिक्वेस्ट से बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो मैंने आपको दोस्तों ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में डिटेल से यहाँ पर बता दिया है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह गया आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक के ऊपर आपको दोस्तों वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर जल्द ही आपका वीडियो बनाएंगे। 5 वीडियो संबंधित है, लीव से संबंधित, छुट्टियाँ कैसे लेते हैं, क्या है, सबके ऊपर आपका वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।